हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन थे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ को उत्तराखंड में 10,000 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क एवं पुलों का निर्माण कार्य तथा व्यवस्थापन का कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। गौरतलब है कि पहले ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत कार्यरत था। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल। सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये 4.5 अरब वर्ष पुराना एक पीला बौना तारा है। कथन 2, ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कथन 3, ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। और कथन 4, ये पृथ्वी से 15 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। हाल ही में इसरो ने अपने महत्वपूर्ण सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आदित्य L1 सूर्य और सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए भारत का एक कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है। आपको बता दें कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक 4.5 अरब वर्ष पुराना पीला बौना तारा है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सूर्य एक साधारण तारा है जो हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में मौजूद लगभग 100 अरब तारों में से एक है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है और पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इसलिए कथन 3 सही है, जबकि कथन 4 सही नहीं है। इसका हमारे ग्रह पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मौसम, समुद्री धाराओं, ऋतुओं और जलवायु को संचालित करता है। साथ ही प्रकाश और ऊर्जा के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। इस प्रकार केवल 3 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कार्बन रजिस्ट्री किस संगठन की एक पहल है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वैश्विक पर्यावरण सुविधा या फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च किया है। ये सॉफ्टवेयर विभिन्न देशों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। इस सॉफ्टवेयर को डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है। इस रजिस्ट्री के मॉड्यूल, सॉफ्टवेयर और तकनीकी दस्तावेज का पुनः उपयोग किया जा सकता है और देशों द्वारा तैयार किया जा सकता है। इस तरह ये संभावित रूप से उत्पादन लागत और कार्यान्वयन सीमा को कम कर सकता है। ये पहल डिजिटल फॉर क्लाइमेट या D4C वर्किंग ग्रुप द्वारा चल रहे काम का परिणाम है, जिसमें यूएनडीपी, विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी EBRD शामिल हैं। इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है या सत्य है? ए, ये पहल पोषण अभियान के तहत बजट 2022-23 में शुरू की गई थी। कथन 2, प्रत्येक वर्ष सितंबर को पोषण माह या राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में चिन्हित किया जाता है। और कथन 3, राष्ट्रीय पोषण माह 2023 की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में 6वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ। आपको बता दें कि भारत सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए मार्च 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पोषण अभियान शुरू किया। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तब से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस अभियान की शुरुआत के बाद से देश भर में 5 सफल पोषण माह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत की थीम पर 6वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है, इसलिए कथन 3 सही है। इसे जमीनी स्तर की गतिविधियों और जागरूकता का संचालन करके समाज में व्यावहारिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, इसलिए विकल्प भी सही है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चित बाटनेस द्वीप किस देश से संबंधित है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर या फिर कोमोरोस? आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। अमेरिकी सेना फिलीपींस के सुदूर उत्तरी द्वीपों में एक नागरिक बंदरगाह विकसित करने के लिए बातचीत कर रही है। इस कदम से ताइवान के सामने रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपों तक अमेरिकी पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। ताइवान से लगभग 200 किलोमीटर यानी 125 मील दूरी पर स्थित बाटनेस द्वीप समूह में प्रस्तावित बंदरगाह पर अमेरिकी सैन्य भागीदारी चीन के साथ बढ़ते तनाव के समय तनाव बढ़ा सकती है।
आपको बताने की बाटनेस दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के कागायान घाटी प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित एक द्वीप समूह है। ये देश के सबसे बड़े द्वीप लूजोन के उत्तर में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, हाल ही में इस दिशा में संभावनाएं तलाशने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और कथन 2, इसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है, इसलिए कथन 2 सही है। इस अवधारणा का प्राथमिक लाभ चुनाव आयोजित करने की लागत में कमी करना है, क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन के साथ सरकार चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला सवाल, भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में रेड सैंड बोआ की IUCN स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटेंड? सही आंसर है ऑप्शन डी, नियर थ्रेटेंड। हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी यानी WCS इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में वर्ष 2016-2021 के बीच रेड सैंड बोआ की बरामदगी की 172 घटनाओं का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि रेड सैंड बोआ या एरिक्स जॉनी बोइडे परिवार के उपपरिवार एरिसिनाई में एक प्रजाति है। इसे आमतौर पर इंडियन सैंड बोआ कहा जाता है। ये गैर विषैली प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क भागों में पाई जाती है। ये प्रजाति ईरान, पाकिस्तान और भारत के लिए स्थानिक है। इसकी IUCN स्थिति नियर थ्रेटेंड है, इसलिए विकल्प डी सही है। अधिकांश सांपों के विपरीत इसकी पूंछ लगभग शरीर जितनी मोटी होती है और सरीसृप को 2 सिरों वाला दिखाती है। आगे बढ़ेंगे। क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये इंजन बेहद कम तापमान पर प्रणोदक का उपयोग करते हैं। और कथन 2, इसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका उपयोग मिशन गगनयान में किया जाएगा। ये गैस जनरेटर चक्र की सुविधा वाला पहला भारतीय क्रायोजेनिक इंजन है। बेहद कम तापमान पर प्रणोदक के उपयोग और संबंधित थर्मल और संरचनात्मक समस्याओं के कारण क्रायोजेनिक चरण तकनीकी रूप से एक बहुत ही जटिल प्रणाली है, इसलिए कथन एक सही है। इसे इसरो की सहायक कंपनी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसमें तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। बता दें कि ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर और हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर तरल होता है, जिन्हें बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। ये LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को शक्ति प्रदान करेगा। इस तरह विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रही जोहान्सबर्ग घोषणा किससे संबंधित है? ब्रिक्स सदस्यता का विस्तार, ग्लोबल वार्मिंग, खतरनाक रासायनिक जमाव या फिर कोरल ब्लीचिंग? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिक्स सदस्यता का विस्तार। बीते दिनों संपन्न हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये देश मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ इथोपिया और अर्जेंटीना है। ये विस्तार जोहान्सबर्ग घोषणा के तहत किया गया था। ये घोषणा ब्रिक्स विस्तार प्रक्रिया के मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आम सहमति को संदर्भित करती है। हालांकि इसका विवरण अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाल ही में खबरों में रहा फंगा अभियान किस संगठन से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान शुरू किया है। इसमें वैश्विक समुदाय से कवक के महत्व पर जोर देने के लिए वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ कवक शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। हमारे इकोसिस्टम में कवक की आवश्यक भूमिका को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का लक्ष्य संरक्षण प्रयासों में पौधों और जीवों के साथ कवक के महत्व को बढ़ाना है। आपको बताते चले कि कवक पृथ्वी पर जीवन चक्र का अभिन्न अंग है, जो अपघटन, वन पुनर्जनन और पोषण चक्रण जैसी प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं। इस प्रकार विकल्प सही है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। राजकोषीय घाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर है। और कथन 2, इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।